Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today my topic is impact of human activities on atmosphere and effects of air pollutants. ये टॉपिक चैप्टर 14 एटमॉस्फेयर में से है, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर। इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं एसिड रेन। हमने कहा इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन एटमॉस्फेयर। ये ह्यूमन की एक्टिविटीज़ का, मैन मेड एक्टिविटीज़ का एटमॉस्फेयर पे क्या इम्पैक्ट है। कुछ फिनोमेना हैं जो एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करते हैं ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, ड्यू टू रिलीज़ ऑफ पोल्यूटेंट्स। तो उनमें ये जो एसिड रेन है ये भी उन्हीं फिनोमेना में आता है। व्हाट इज़ एसिड रेन? एसिड रेन क्या है? व्हेन रेन वाटर हैज़ pH लेस दैन 5.6 इट इज़ नोन एज एसिड रेन। जब रेन वाटर की pH 5.6 से लो होगी तो इसे एसिड रेन कहा जाएगा। देखिए हमारे पास pH स्केल में लेस दैन 7 जो pH होती है वो एसिडिक में काउंट होती है। तो ये 5.6 pH जिस रेन वाटर की होगी वो एसिडिक रेन होगी। इट रेफर्स टू प्रेसिपिटेशन। ये एसिड रेन जो है वो किसी तरह की भी प्रेसिपिटेशन हो सकती है। प्रेसिपिटेशन मींस बारिश, पानी का किसी भी सूरत में ज़मीन पे आना, जैसे रेन की सूरत में, स्नो शीट यानी बर्फ़बारी की सूरत में, या हेल यानी ओले जो पड़ते हैं उनकी सूरत में। तो पानी का किसी भी सूरत में ज़मीन पे आना और उस प्रेसिपिटेशन की pH जो है 5.6 से कम हो तो वो एसिड रेन कहलाएगी। प्राइमरी काजेज़ जो हैं वो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल रिलीजेस SOx एंड NOx। फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग सल्फर की ऑक्साइड्स एंड नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स रिलीज़ करती है इनटू द एटमॉस्फेयर में, एंड दीज गैसेस मिक्स विद द मॉइस्चर इन द एयर एंड फॉर्म एसिड्स। और ये गैसेस जो होती हैं यानी सल्फ़र के ऑक्साइड्स हो गए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो गए, ये मॉइस्चर के साथ मिक्स होके, वाटर वेपर्स के साथ मिक्स होके एयर में मज़ीद आगे एसिड्स बनाते हैं। ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म क्या है कि विंड कैन कैरी these acidic droplets to huge distance। wind इन acidic droplets को huge distance तक, बहुत दूर दूर तक लेके जा सकती है। finally these droplets return to the ground as acid rain। और ये droplets जो हैं ग्राउंड पे वापस आते हैं एसिड रेन की सूरत में, एसिड हेल की सूरत में, स्नो की सूरत में, या फॉग यानी धुंध की सूरत में। यानी ये जो एसिडिक ड्रॉपलेट्स होते हैं ये एटमॉस्फेयर के अंदर विंड के साथ ट्रैवल करते रहते हैं और ये फिर ग्राउंड पे आते हैं किसी भी सूरत में, यानी किसी भी प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में। और एनवायरमेंटल थ्रेट, एसिड रेन लुक्स, फील्स एंड टेस्ट लाइक क्लीन रेन। एसिड रेन जो है ये नज़र आती है या ये महसूस ऐसे होती है और टेस्ट इसका ऐसा होता है जैसे नॉर्मल रेन है, क्लीन रेन है, साफ़ सुथरी। इट्स कोरोसिव नेचर काज वाइड स्प्रेड डैमेज टू द एनवायरनमेंट। लेकिन इसका जो कोरोसिव नेचर है यानी इसकी जंग लगाने वाली जो नेचर है ये डैमेज करती है ओवरऑल एनवायरनमेंट को, बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। कोरोसिव नेचर यानी ऐसी नेचर की ये चीज़ों को जंग लगा सकती है जहाँ पे ये फॉल करती है, जैसे बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, स्टील एंड आयरन की विंडोज़ हैं, इसके अलावा कार्स हैं, डिफरेंट ऑटोमोबाइल्स हैं, और डिफरेंट मटेरियल्स को ये डैमेज करती है एसिड रेन। द केमिकल पाथवे ऑफ SO2 ऑक्सीडेशन। देखें एसिड रेन में सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शंस देख रहे हैं हम। SO2 फ्रॉम फॉसिल फ्यूल इज़ ऑक्सीडाइज टू SO3। SO2 जो है वो ऑक्सीडाइज होता है SO3 में, विच दैन रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड, जो फिर वाटर के साथ रिएक्ट करता है ताकि सल्फ्यूरिक एसिड बनाए। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस आर फॉलोइंग। देखें ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 है, वही बात अगेन रिपीट हो रही है कि सल्फ़र डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू यील्ड सल्फ़र ट्राईऑक्साइड गैस। सल्फ़र डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है, ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और सल्फ़र ट्राईऑक्साइड गैस बनाता है। ये सल्फ़र ट्राईऑक्साइड जो है ये वाटर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। ये कोरोसिव सल्फ्यूरिक एसिड यानी सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ये कोरोसिव होता है, इसकी वजह से जंग लगता है डिफरेंट मटेरियल्स को। नेक्स्ट है द नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्शन साइकिल। एसिड रेन में नाइट्रिक एसिड के रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। ये जो है नाइट्रिक एसिड और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्ट करके। ये यहाँ पे देखें कि नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो हमारे पास ये NO2 बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है रिएक्ट करता है वाटर के साथ
तो दोबारा से फॉर्मेशन हो जाती है नाइट्रिक ऑक्साइड की प्लस नाइट्रिक एसिड की, यानी ये नाइट्रिक एसिड बनता है और साथ नाइट्रिक ऑक्साइड। बुक में NO की जगह यानी नाइट्रिक ऑक्साइड की जगह लिखा हुआ है नाइट्रस एसिड, तो वो इनकरेक्ट है, उसे आप करेक्ट कर लीजिएगा कि जब नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये जो लाइन लिखी हुई है बुक में कि नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस नाइट्रिक एसिड, वहाँ पे है नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड, तो नाइट्रस एसिड नहीं है बल्कि नाइट्रिक ऑक्साइड है यानी NO। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग में हम देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग जो है ये द ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स टू द लॉन्ग टर्म राइज इन द अर्थ्स एवरेज टेम्परेचर ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज़। ग्लोबल वार्मिंग जो है ये क्या है कि लॉन्ग टर्म राइज इन टेम्परेचर है, अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है उसमें तवील अरसे तक जो इंक्रीज़ होते चले जाता है, वो बढ़ता चला जाता है एवरेज सरफेस टेम्परेचर ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से अर्थ सरफेस का जो टेम्परेचर है वो एवरेज टेम्परेचर तवील अरसे तक लॉन्ग टर्म जो है वो राइज होते चले जाता है, उसमें राइज आता है लॉन्ग टर्म राइज ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। प्राइमरीली द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। बुनियादी तौर पे ये किस वजह से राइज होता है टेम्परेचर, एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से जो डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से रिलीज़ होती हैं, हम ख़ास तौर पर कहते हैं बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। और देन ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, the progressive warming of the earth's surface due to blanketing effect of greenhouse gases in the atmosphere is called a greenhouse effect। ये जो वार्मिंग अप होती है अर्थ सरफेस की, यानी ये जो अर्थ सरफेस गर्म होती है प्रोग्रेसिवली डिफरेंट गैसेस की वजह से, जो अर्थ के इर्द गिर्द ब्लैंकेट ऑफ गैसेस है उनकी वजह से अर्थ जो है वो अर्थ का टेम्परेचर राइज अप होता चला जाता है। हम कहते हैं ना ये अर्थ है अगर, तो इसके इर्द गिर्द डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट हैं जिन्हें हम कहते हैं लेयर ऑफ गैसेस प्रेजेंट हैं, ब्लैंकेट ऑफ गैसेस। अब ये ब्लैंकेट ऑफ गैसेस जो है हीट को ट्रैप करता है, गैसेस ये सारी ट्रैप करती हैं हीट को और यहाँ से सरफेस से बाहर नहीं जाने देती, जिसकी वजह से हमारी जो अर्थ है ये इसका टेम्परेचर जो है ये बढ़ते चले जाता है या ये वार्म रहता है, हॉट रहता है। अब ये जो ब्लैंकेटिंग इफ़ेक्ट है ये जो गैसेस का, इसे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं और इसकी वजह से अर्थ सरफेस वार्म होती रहती है। अब हम देखेंगे मैकेनिज़्म ऑफ ग्लोबल वार्मिंग को कि ग्लोबल वार्मिंग का मैकेनिज़्म कैसा होता है। देखें जो सूरज की रेडिएशंस होती हैं वो शॉर्टर वेवलेंथ की रेडिएशन होती हैं, यू कैन से कि ये पावरफुल रेडिएशंस होती हैं। ये जो लेयर्स ऑफ गैसेस हैं अर्थ के इर्द गिर्द उनको पास करते हुए उनमें से पास होके ज़मीन पे आके टकराती हैं, ठीक है। और फिर जब ये टकराने के बाद रिफ़्लेक्ट होती हैं वापस, तो पहले इनकी वेवलेंथ जो होती है वो स्मॉल होती है यानी शॉर्ट होती है। जब ये टकरा के वापस जाने लगती हैं तो उस वक्त इनकी वेवलेंथ यानी ज़्यादा एनर्जी जो है ज़मीन इनकी एब्जॉर्ब कर लेती है, तो ये टकरा के वापस जाने लगती हैं तो उनकी लार्ज वेवलेंथ हो जाती है, लॉन्ग वेवलेंथ हो जाती है, जिसकी वजह से ये इतनी पावरफुल नहीं रहती और इन्हें जो लेयर ऑफ गैसेस है यानी ये जो अर्थ के इर्द लेयर ऑफ गैसेस है ये इन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है और ये इन रेडिएशंस को वापस नहीं जाने देती, जिसकी वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है यानी हीट अप रहती है अर्थ। रेडिएशंस वापस नहीं जा सकती, ये गैसेस उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और इन्हीं रेडिएशंस को फिर नीचे ज़मीन की तरफ मोड़ देती हैं, जिसकी वजह से ज़मीन जो है वो वार्म रहती है। यही बात जो अभी हमने की है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि शॉर्ट वेवलेंथ ट्रांसमिटेंस, जो शॉर्ट वेवलेंथ की रेडिएशंस होती हैं वो मुंतकिल हो जाती हैं ज़मीन की तरफ, उन्हें गैसेस रोकती नहीं हैं। देखें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर, ये जो लेयर ऑफ गैसेस हैं अर्थ के जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है और वेरियस गैसेस और वाटर वेपर्स, ये एटमॉस्फेयर के जो अंदर हैं ये ट्रांसमिट करते हैं शॉर्ट वेवलेंथ सोलर रेडिएशंस को, सूरज की जो शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन होती हैं उनको मुंतकिल करते हैं, अलाउइंग देम टू पास थ्रू कम्प्लीटली अनहिंडर्ड टू द अर्थ सरफेस। ये मुकम्मल तौर पे उनको बग़ैर रोके अर्थ सरफेस की तरफ जाने की इजाज़त देती हैं, यानी उनको अलाउ करती हैं कि वो गुजर जाएं उस लेयर ऑफ गैसेस में से। यानी ये गैसेस और वाटर वेपर शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशंस को बग़ैर रोके ज़मीन की तरफ मुंतकिल करती हैं, ये गैसेस और वाटर वेपर्स मुंतकिल करते हैं। और लॉन्ग वेवलेंथ रिफ्लेक्शन, जब ये मुंतकिल हो जाती हैं तो ज़मीन पे टकराने के बाद
However, these same gases reflect back and trap the longer wavelength heat radiation कमिंग फ्राम द वार्म सरफेस ऑफ द अर्थ प्रिवेंटिंग नेचुरल कूलिंग कि ये जो रेडिएशंस जाके ज़मीन पे टकराती हैं ये दोबारा रिफ्लेक्ट बैक जब होती हैं तो लॉन्गर वेवलेंथ वाली रेडिएशंस ये एब्जॉर्ब कर ले गैसेस जो हैं इन लॉन्गर वेवलेंथ वाली रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और ताकि ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो वार्म रहे और नेचुरल कूलिंग जो है उसे कम कर देती हैं या उसे बचा जाता है। यानी अगर ये रेडिएशंस एब्जॉर्ब ना करें गैसेस तो ज़मीन जो है ये बहुत ज़्यादा कूल हो जाए और इस पर हो सकता है कि रहना जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के लिए पॉसिबल ना हो। और ये फिनोमेना ख़ास तौर पे रात के वक्त जो है बहुत यूज़फुल होता है क्योंकि ये गैसेस जो हैं उस हीट को ट्रैप कर रखती हैं और रात के वक्त सूरज चूँकि नहीं होता तो रात के वक्त ऐसा हो सकता है कि अर्थ का टेम्परेचर बिल्कुल ड्रॉप कर जाए, बहुत जो है ना लो हो जाए और बहुत ज़्यादा कूलिंग हो जाए। तो इसलिए टेम्परेचर मेंटेन रहता है नेचुरली इन गैसेस की वजह से। कूलिंग जो है वो इतनी नहीं होती बल्कि जो अर्थ की हीट है जो वार्मनेस है वो मेंटेन रहती है। और इसमें ये बात भी है कि ये जो ग्लोबल स्केल प्रॉब्लम है ये ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज़ होना और अर्थ का जो टेम्परेचर है ये राइज़ होते चले जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है। अगर ये जो एटमॉस्फेयर है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस रिलीज़ हो रही हैं जिस तरह, तो इस कंसंट्रेशन में चूँकि रिलीज़ होने से बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में रिलीज़ होने से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है जो थर्मल इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो रहा है। यानी हमें जो है ये रिक्वायरमेंट तो है कि ये हीट जो है ट्रैप रहे रात के वक्त, टेम्परेचर बहुत ड्रॉप ना हो, लेकिन हद से ज़्यादा भी रिक्वायर नहीं है प्लूटेंट्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह हो गए। अगर ये बहुत ज़्यादा होंगे तो फिर बहुत ज़्यादा वार्मिंग अप होगी, यानी अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बहुत हाई हो जाएगा। तो ये अब ग्लोबल स्केल प्रॉब्लम है और ये जो अफेक्ट कर रही है इकोसिस्टम को वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया के अंदर। ग्रीन हाउस डायनेमिक्स एंड CO2 ड्राइवर्स, अगेन वही बात है जो हमने की है कि द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ अ फिनोमेना विच इज़ बेस्ड ऑन द गैसेस टू एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशंस। ये ग्रीन हाउस फिनोमेना जो है ये बेस करता है किस बेसिस पे कि बेस्ड ऑन दी गैसेस पे बेस करता है कि वो एब्जॉर्ब करें इंफ्रारेड रेडिएशंस को। ये कैसे, अभी जो हमने बात किया सेम वही है कि डे टाइम फेज़ में क्या होता है कि डे टाइम पे इन द डे द हीट फ्रॉम द सन इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड passes through the atmosphere heating up the earth। दिन के वक्त जो रेडिएशंस होती हैं सूरज की जो हीट होती है यानी इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस के तौर पे पास करती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर और हीट अप कर देती हैं अर्थ को। और नाइट टाइम एट नाइट यानी ज़मीन जो है इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है दिन के टाइम पे, और एट नाइट द अर्थ रेडिएशन हीट टू द आउटर स्पेस, ये रेडिएट हीट टू द आउटर स्पेस। नाइट के वक्त अर्थ जो है ये हीट जो इसने दिन टाइम एब्जॉर्ब की होती है ये आउटर स्पेस में उसे रेडिएट कर देती है। और सम एटमॉस्फेरिक गैसेस ट्रैप द हीट फ्रॉम द सन, एटमॉस्फेरिक गैसेस जो होती हैं वो ट्रैप करती हैं कुछ हीट को सन से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह हो गई, थस प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ हीट, और इस तरह लॉस ऑफ हीट से बचा जा सकता है। यानी दिन के टाइम पे कुछ जो है ज़्यादातर हीट एब्जॉर्ब हो जाती है अर्थ के अंदर और वो एब्जॉर्ब हीट जो है रिफ्लेक्ट बैक होती है तो गैसेस के अंदर भी ट्रैप होती है। तो नाइट के टाइम पे वो अर्थ भी अपनी जो एब्जॉर्ब हीट है उसे रिलीज़ करती है और गैसेस के अंदर भी हीट ट्रैप होती है। तो ये जो ट्रैप हीट होती है ये अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए यूज़ की जाती है, यानी गैसेस इस हीट को दोबारा अर्थ की तरफ मुंतकिल करती हैं। रात के वक्त जो है अर्थ का टेम्परेचर वो मेंटेन रहता है। और हायर द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड अदर gases greater will be the एब्जॉर्प्शन ऑफ थर्मल रेडिएशंस। जितनी ज़्यादा कंसनट्रेशन होगी कार्बन डाइऑक्साइड की और दूसरी गैसेस की, ग्रीन हाउस गैसेस की, ग्रेटर विल बी द एब्जॉर्प्शन ऑफ थर्मल रेडिएशन, तो उतनी ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी थर्मल रेडिएशंस की। एंड ग्रेटर विल बी द इंक्रीज़ ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर। थर्मल रेडिएशंस यानी ये इंफ्रारेड रेडिएशंस हो गई, सूरज की रेडिएशंस हो गई। जितनी ज़्यादा कंसनट्रेशन अर्थ के इर्द गिर्द कार्बन डाइऑक्साइड की और वाटर वेपर्स की और सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड की यानी ग्रीन हाउस गैसेस की जितनी ज़्यादा कंसनट्रेशन होगी उतने ज़्यादा वो सूरज की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सकेंगी और उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज़ होगा ग्लोबल टेम्परेचर में, यानी अर्थ का जो टेम्परेचर है ऑल ओवर द वर्ल्ड उसमें इंक्रीज़ होगा।
तो ये सेम बात है, इसको अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ कि सूरज की शॉर्टर वेवलेंथ रेडिएशंस जो हैं वो ट्रांसमिट होती हैं लेयर्स ऑफ गैसेस, उसे उन्हें रोक नहीं पाती, वो पावरफुल होती हैं, वो ट्रांसमिट होके अर्थ तक पहुँच जाती हैं और जब वो अर्थ के साथ टकराती हैं तो उनकी हीट अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर बाकी रेडिएशंस यानी कम एनर्जी वाली रेडिएशंस जो हैं वो रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, तो वो कम एनर्जी वाली होती हैं और वो उन्हें जो लेयर ऑफ गैसेस है कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ये ट्रैप कर लेती हैं गैसेस उन रेडिएशंस को, लॉन्ग वेवलेंथ वाली रेडिएशन को। जब वो वापस मुड़ने लगती हैं तो रिफ्लेक्ट जब होती हैं और फिर वही वो ट्रैप करके बाहर नहीं जाने देती ट्रोपोस्फेयर में से, ये गैसेस एटमॉस्फेयर में से उन्हें बाहर नहीं जाने देती और उन्हें दोबारा जो है ज़मीन की तरफ हीट की सूरत में उस मोड़ देती हैं, या उसको वो जब ट्रैप करती हैं उन रेडिएशंस को, लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशंस को, तो वो जो हीट होती है वो टेम्परेचर ऑफ अर्थ जो है उसको मेंटेन रखती है। इसी तरह ये रेडिएशन ज़्यादातर एब्जॉर्ब होती हैं जब सूरज प्रेजेंट होते हैं दिन के वक्त पे, तो अर्थ ने काफ़ी सारी रेडिएशंस जो हैं वो एब्जॉर्ब की होती हैं दिन टाइम पे, और नाइट टाइम पे वही हीट और वो रेडिएशंस की वजह जो अर्थ हीट अप हो जाती है, जो उसने एब्जॉर्ब की होती हैं, वो उनको हीट जो है ना उसको रेडिएट करती है अर्थ, यानी एटमॉस्फेयर में मोड़ती है। तो फिर जो एटमॉस्फेयर नाइट के टाइम पे जो है वो वार्म अप रहता है, यानी बहुत ज़्यादा कूलिंग नहीं होती, एक ऐसे टेम्परेचर मेंटेन रहता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये हमारा टॉपिक था चैप्टर 14 का, ग्रीन हाउस गैसेस के वाले से, एसिड रेन के वाले से और ग्लोबल वार्मिंग के वाले से। तो आपका इसमें कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट कर दीजिएगा। एंड वंस अगेन आई विल रिक्वेस्ट प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।